सभी को नमस्कार। आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया के इस हमारे नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने लास्ट टाइम जो देखा था हमारे भारत के मिडिवल पीरियड की हमने शुरुआत की थी और इसी का दौर आगे बढ़ाते हुए हम आज मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज ऑफ मुगल पीरियड इसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर प्रोफेसर कीर्ति वर्मा जी उपस्थित है। मैं उनका यहाँ पर स्वागत करता हूँ। पिछले 10 सालों से इन्होंने इस क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। लगभग 8 साल उन्होंने छत्रपति शिवाजी कॉलेज औरंगाबाद में उन्होंने कार्य किया है और टीचिंग का एक्सपीरियंस के साथ साथ रिसर्च का उनका एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। उन्होंने मुगल आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर अपना संशोधन का विषय भी जो है पीएचडी जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। हमें बहुत खुशी है कि वो आज हमारे साथ है। मैं उनका यहाँ स्वागत करता हूँ और मैं मैडम से विनती करता हूँ कि कृपया अपने आज के सत्र की शुरुआत करें। धन्यवाद सर। मैं आपकी बहुत ही आभारी हूँ कि आपने मुझे ये चांस यहाँ पे दिया कि मैं मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर यहाँ पे अपने श्रोताओं के सामने प्रस्तुत कर पाऊँ। तो आज के सेशन में हम देखेंगे मुगल आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्राचीन काल से ही भारत में अनेक विदेशी सत्ताओं का जैसे शक है, कुषाण है, हून है, उनका आक्रमण हुआ है और इसके साथ ही Yes, please click on PPT. No, not there. On PPT, your PPT. Bottom side. हाँ, yes. खाली खाली सगळ्यात अगदी यस नीचे राइट में थोड़ा सा पीपीटी आपका दिखाई दे रहा है, पीपीटी का सिंबल दिखाई दे रहा है, वहां पर क्लिक कीजिए। आई कांट हियर यू सर, बट हेलो। हाँ यस, मेरी आवाज आ रही है आपको? नहीं ना, वही तो तो हेलो नहीं। आप हाँ पीपीटी पीपीटी पर क्लिक कीजिए, नीचे जाइए और पीपीटी पर क्लिक कीजिए। सर, पीपीटी ऑन कीजिए। कैन वी यस, स्टार्ट अगेन? जस्ट अ मिनट। आप पीपीटी पर क्लिक कीजिए, पहले पीपीटी ऑन कीजिए। हाँ यस, ओके, वहां क्लिक कीजिए। यस, ओके। यस, आई वांट टू म्यूट माय कैमरा। ओके, हाँ, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, या ओके, you can yes, okay, then you can go your downside bottom, just beside your ppt जहां से नीचे से आपने शुरुआत की उसी के बिल्कुल बाजू में जो गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है वहां जाके आप वीडियो बंद कर सकते हैं। ओके, यस, उसके ऊपर क्लिक करें। हाँ, या ओके, ओके, फाइन, थैंक यू। यस, ओके, या प्लीज कंटिन्यू। पीपीटी पर क्लिक करें। हाँ यस, ओके, यस, ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। नाउ इट्स ओके। नमस्कार सभी को। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत का सामाजिक संगठन प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक लगभग समान रहा है। प्राचीन काल में शक, कुषाण, हून आदि विदेशी जातियों का आगमन हुआ और उनके प्रभाव से भारतीय समाज में जिस तरह परिवर्तन हुए तथा उनके यहाँ स्थायी रूप से बच जाने के बाद में उनकी सभ्यता और उनकी संस्कृति जिस तरह से भारतीय संस्कृति में विलीन हो गई, ये विलीनता हम आज देख पाते हैं वस्त्र, आभूषण, खान-पान और रीति-रिवाज में। उसी तरह ये विलीनता कला और स्थापत्य के क्षेत्र में भी दिखाई देती है। इसी तरह इस्लाम धर्म के आगमन के बाद, मुस्लिम शासन की स्थापना के बाद हिंदू और मुस्लिम संस्कृति का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ा। भारतीय इतिहास में मध्य युग का एक अपना विशिष्ट ऐसा स्थान है और इस दौर में जिस तरह के राजकीय परिवर्तन हुए, वही सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी दोनों संस्कृतियों का एक दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ा। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगी कि एक समन्वय की मध्ययुगीन संस्कृति विकसित हुई और ये समन्वय
हम मध्ययुगीन स्थापत्य कला में भी देख पाते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले उल्लेख किया है कि प्राचीन काल से ही स्थापत्य कला में भारत ने उन्नति दिखाई थी, जिनमें शिखर है, मूर्तिकला है, मंदिर है, गुफाएँ हैं। जब भारत पर तुर्कों का आगमन हुआ, तब ये हिंदू वास्तुकला अपनी प्रगति के चरम सीमा पर थी। और हिंदू वास्तुकला में स्तंभों का प्रयोग होता था, भवन निर्माण में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, जिस पर भारतीय शिल्पकार नक्काशी करते आ रहे थे। उत्तरी भारत की बात अगर की जाए तो साधारणतः 12वीं शताब्दी से इस्लाम का आगमन हमें दिखाई देता है। जब मुस्लिम यहाँ आए तो वे भी अपने साथ अपनी एक कला ले आए, जिसे हम मध्य एशियाई कला कहेंगे कि अपने साथ ये मध्य एशियाई कला यहाँ पे लेते आए, जिनमें देखा जाए तो मेहराब है, गुंबज है, मीनारें हैं। तो मुस्लिम राज्यकर्ताओं ने अपनी रुचि के अनुसार अपनी इमारतें बनाने पर ध्यान दिया। भारतीय स्थापत्य निर्माण पद्धति और ये मुस्लिम स्थापत्य निर्माण पद्धति का इन दोनों वास्तुकलाओं का आपस में एक आदान-प्रदान हुआ और एक नई भारतीय इस्लामी वास्तुशैली, जिसे हम इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहते हैं, उसका विकास यहाँ पे इस दौर में शुरू हो चुका था। अब बात मध्ययुगीन स्थापत्य की आ रही है, तो मैं थोड़ा-सा इसको डिवाइड करना चाहती हूँ कि भारत में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उसके बाद में जो स्वतंत्र प्रादेशिक सत्ताएँ हैं, उनके अंतर्गत तथा मुगलों के आगमन के बाद मुगलों के दौर में मुस्लिम वास्तुकला का विकास हमें दिखाई देता है। इस दौरान मस्जिदें, मकबरे, महल, किलों की जो निर्मिती हुई, उसमें दोनों परंपराओं का मिश्रण भी हम देख पाते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मुगलकालीन स्थापत्य की, तो सर्वविदित है सन 1526 में बाबर ने लोधी सेनाओं को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया और उत्तरी भारत में अपनी सत्ता प्रस्थापित की। बाबर से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक मुगलों की सत्ता का जो विस्तारीकरण हुआ, मुगलों की सत्ता जो विस्तारित हुई, मुगल सत्ता का जो विकास हुआ, उसके परिणाम स्वरूप संगीत, नृत्य, चित्रकला और स्थापत्य कला के निर्माण में भी धीरे-धीरे बदलाव आने लगा। मुगल शासक जो थे, वो अपनी रुचि के अनुसार भवन के निर वास्तु और अपने भवन के निर्माण में लग गए। अब यहाँ पे देखिए कि अकबर का काल हो, जहांगीर का काल हो या शाहजहां का काल है, सभी के काल में मुगल स्थापत्य कला की अपनी-अपनी एक विशेषता रही है और अपनी-अपनी एक अलग तरह का स्टाइल रही है, अपनी एक अलग ट्रेंड रहा है। तो मुगल स्थापत्य कला की जो बात आज आपके साथ में मैं करने जा रही हूँ, तो उसकी कुछ विशेषताएँ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मुगलकालीन वास्तुकला में आकार और डिज़ाइन, जिसे विज़ुअल डिज़ाइन कहा जाता है, उसमें विविधता है। साथ ही विभिन्न प्रकार की निर्माण सामग्री का प्रयोग, जैसे अकबर के काल में लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, शाहजहां के काल में हम संगमरमर का प्रयोग का इस्तेमाल ज़्यादातर हमें दिखाई देता है। तो इस तरह की विविध सामग्री का प्रयोग इस निर्माण शैली में हुआ है, तो कहीं पर पत्थर पर जवाहरत से बड़ी बनाई गई जड़ावत भी हमें दिखाई देती है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि मुगलों ने भवनों के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए धीरे-धीरे अपनी जो तकनीक थी वो यहाँ पे वो अप्लाई करते चले गए। इसके साथ ही अंत में मुगलों ने उद्यानों का भी निर्माण किया। उनके द्वारा निर्मित मकबरों को अगर हम ध्यान से देखें तो चारबाग पद्धति से ये मकबरे बनाए गए हैं और ये जो उद्यान है, जिसे मुगल उद्यान के नाम से जाना जाता है, वो हमारा मन आज भी मोह लेते हैं।
गुंबद है, मीनार है, ऊँचे-ऊँचे द्वार हैं, जालीदार दीवारें हैं, ऐसी बहुत सी विशेषताएँ हैं जो हम मुगल आर्किटेक्चर में देख पाते हैं। तो मुगल स्थापत्य को मैंने यहाँ पे बाबर से लेकर औरंगज़ेब के काल तक के विभाजित किया है और सभी का काल हम आज यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में जीत निश्चित की और मुगल सत्ता की नींव रखी। बाबर का कार्यकाल 1530 तक ही सीमित रहा। इस दौरान उसका ज़्यादातर वक़्त जो था वो मुगल सत्ता के स्थिरीकरण में ही बीता। लेकिन बाबर द्वारा निर्मित जो इमारतें हैं या जो कोई स्थापत्य है, वो जिसे हम सुदृढ़ता कहेंगे, उसके अभाव में और समय के प्रभाव के कारण आज बच नहीं सके हैं। जो भी इमारतें बाबर के दौरान निर्मित है, उसमें से मुख्य इमारत देखो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। ये है पानीपत की काबुली बाग में निर्मित मस्जिद है, जिसकी विशेषता ये है कि ये ईंटों से बनाई गई मस्जिद है और बाबर ने अपनी पत्नी काबुली बेगम के नाम पर इस मस्जिद का निर्माण कराया था। उसके बाद में बाबर द्वारा निर्मित जामा मस्जिद हम देख पा रहे हैं संभल में। संभल में बाबर ने ये जामा मस्जिद निर्माण कराई गई थी। तीसरी जो इमारत बाबर के दौरान हम यहाँ पे देखने वाले हैं, वो है बाबरी मस्जिद जो बनी है आगरा में और इसी मस्जिद के सामने आराम बाग जो बाबर कालीन उद्यान है, बाबर के काल में निर्मित उद्यान है, वो है और बाबर की मृत्यु के पश्चात इसी मस्जिद के सामने उन्हें दफनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी इच्छा के अनुसार काबुल में ले जाकर उन्हें दफनाया गया। तो इस तरह बाबर का जो दौर था, वो मुगल सत्ता स्थिरीकरण का दौर था, तो उन्हें कोई ज़्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन फिर भी जो इमारतें आज जिसके अवशेष हमारे सामने हैं या जो आज हमारे सामने हैं, उसे देखकर और बाबर ने स्वयं लिखा है अपने संस्मरण में कि इसकी शैली पूर्ण रूप से भारतीय है। यानी वास्तुकला की दृष्टि से अगर हम ये इमारतें देखी जाएँ या ये मस्जिद अगर हम इसकी पढ़ाई करेंगे तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो शैली है, ये पूर्ण रूप से भारतीय है और बाबर स्वयं ये यहाँ पे लिखते हैं कि इसकी पूर्ण शैली वास्तुकला जो है, जो भारतीय है। और इसके इस बाबर के संस्मरण से ये बात भी पता चलती है कि बाबर का वास्तुकला के प्रति प्रेम है, लेकिन निरंतर युद्ध में व्यस्त होने के कारण और कम समय उन्हें यहाँ पे मिला, उस कारण उन्हें स्थापत्य विकास में वो कोई विशेष ऐसा योगदान नहीं दे पाए। इसके बाद में समय आता है हुमायूँ का, जो बाबर के उत्तराधिकारी है हुमायूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हम सभी जानते हैं कि हुमायूँ का जो कार्यकाल है, वो 1530 से 40 और 1555 से 56 के बीच का है। बाबर के बाद मुगल सम्राट हुमायूँ ने दिल्ली में एक नए नगर दीन पनाह की नींव रखी, जो आज पुराने किले के नाम से विख्यात है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ 15 से 30 से 40 ये वो दौर है, जिस दौरान हुमायूँ अपना साम्राज्य अफ़गान शासक शेरशाह सूरी के हाथों में जाने से बचाते रहे। मगर दुर्भाग्यवश दिल्ली में शेरशाह ने हुमायूँ के किले पर कब्जा करने के बाद में जो दीन पनाह था, उस जगह पर एक नए नगर शेरगढ़ की नींव रखी। देखिए शेरगढ़ के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो शेरगढ़ की नींव रखी और उस जगह पर एक पुराना किला बनाया जो आज दिल्ली का पुराना किला बोलकर परिचित है। 1555 तक हुमायूँ सत्ता फिर से हासिल न कर सका, लेकिन हुमायूँ के काल की कुछ इमारतें हैं जिसके अवशेष हम आज देख पा रहे हैं। ये जो मॉस्क्यू है देखो आगरा में कचपुरा में एक मस्जिद है हुमायूँ द्वारा निर्मित जो जिस ईंटों से बनाई गई है और जिसके नाम मात्र अवशेष आज बचे हैं।
लेकिन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो फ़तेहाबाद हिसार की मस्जिद है, ये भी हुमायूँ द्वारा निर्मित है और इसकी एक बहुत ही ख़ास विशेषता है और वो विशेषता ये है कि ये मस्जिद पूर्ण रूप से पर्शियन शैली में बनी है। पूर्ण रूप से ये शैली पर्शियन रूप से बनी इमारत है। और मैं इसके पहले शेरशाह सूरी की बात कर रही थी, तो देखिए ये तस्वीर जो है, ये दिल्ली के पुराने किले की तस्वीर है और इसी पुराने किले के परिसर के अंदर शेरशाह निर्मित एक और सुंदर इमारत हमें दिखाई देती है, जिसे शेर मंडल से जाना जाता है। शेर मंडल, ये एक अष्टभुजाकार 3 मंजिला मंडप है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसकी जो शैली है इसकी शैली में जो निचली मंजिल है, वो ठोस दिखाई देती है और इसी मंजिल से निर्मित सीढ़ियों से ऊपरी मंजिल तक जा सकते हैं। और इसकी जो शैली है, उसका विवरण हमें जो मिलता है, तो वो शैली का विवरण मुगल काल के दौरान बनाए गए मंडपों के विवरण से मिलता-जुलता है। इसलिए इसे हम मुगल काल के प्रभाव से निर्मित एक इमारत या वास्तु कह सकते हैं। भवन के शीर्ष पर हम एक गुम्बदनुमा छतरी या मंडप देख पा रहे हैं। तो ये शेर मंडल के ऊपरी हिस्से पर एक गुम्बदनुमा छतरी यहाँ पे बनी है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी हुमायूँ की, तो हुमायूँ इस शब्द का अर्थ वैसे देखा जाए तो भाग्यशाली है, लेकिन हुमायूँ का जो पूरा समय है वो मुगल सत्ता के स्थिरीकरण में बीता और उनका जो दूसरा दौर शुरू हुआ 1555 से लेकर 56 तक, तो उस समय में इस पुराने किले में हुमायूँ ने एक पुस्तकालय का निर्माण किया था और ऐसा बताया जाता है कि 1556 में हुमायूँ इसी पुस्तकालय के भवन के छत पर थे और वहाँ से उतरते समय सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। तो इस तरह एक साइटेशन है जो हुमायूँ के बारे में फ़ेमस है कि हुमायूँ का शासनकाल जो था, वो लड़खड़ाता हुआ था और उनकी मौत भी लड़खड़ाते हुए हुई। लेकिन दिल्ली में पुराने किले में स्थित ये जो शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित शेर मंडल आज भी हमें उस ज़माने के वास्तुकला की साक्ष्य देता है। अभी शेरशाह सूरी के दौरान निर्माण हुई वास्तुओं की बात यहाँ पे हो रही है स्थापत्य की बात यहाँ पे हो रही है, तो शेरशाह के कारागिरों की कलागिरी का एक सर्वोत्तम उदाहरण है किला-ए-कूना मस्जिद। किला-ए-कूना मस्जिद। हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए किला-ए-कूना मस्जिद 5 मेहराबी मुख्य द्वार है इसके और एक गुम्बद हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्जिद के जो बाहरी अलंकरण है वो लाल बलुआ पत्थर के आधार के रूप में वहाँ पे उसका इस्तेमाल किया गया है और संगमरमरी की जड़ावट से इस मस्जिद की नक्काशी की गई है। तो बहुत ही सुंदर कारागिरी है शेरशाह के कारागिरों की। सन 1555 में हिंदुस्तान पर हुमायूँ ने फिर से कब्जा कर लिया और मुगल स्थापत्य कला पर उसका कोई विशेष प्रभाव हमें नहीं दिखाई देता। लेकिन शेरशाह सूरी के कार्यकाल में ही शेरशाह सूरी ने खुद का मकबरा बनवा लिया था, जो उसकी मृत्यु के बाद में बनकर पूरी तरह से तैयार हुआ है। शेरशाह ने बिहार में सासाराम नामक स्थान पर सासाराम का मकबरा बनाना शुरू कर दिया, जो शेरशाह के मृत्यु के बाद में पूर्ण हुआ। देखिए यहाँ पे बिहार में रोहतास जिले में स्थित ये सासाराम का मकबरा है। तो अगर इसकी शैली हम देखे जाएँ तो बाहर बाहर से पूर्ण रूप से ये मुस्लिम शैली में निर्मित है और इसके भीतर अगर हम जाएँ तो भीतरी भाग हिंदू ढंग से बना हुआ है और इसके जो स्तंभ हैं वो भारतीय शैली से अलंकृत है। सासाराम ये जो मकबरा है ये झील के मध्य बनाया गया है। झील के मध्य इसकी निर्मिति हुई है। अगर दूर से हम इस मकबरे को देखें तो ये एक मंदिर सा दिखाई देता है। तो हिंदू ईरानी शैली का स्पष्ट समन्वय इस सासाराम के मकबरे में हम देख पा रहे हैं।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अकबर से पूर्व की सबसे सुंदर इमारत अगर कोई है, तो वो है शेरशाह सूरी निर्मित ये सासाराम का मकबरा। गुम्बद का आकार इसका जो है वो उसकी जो नक्काशी है वो हिंदू शैली से निर्मित हमें दिखाई देती है। 2 मंजिल इमारत है, इसके ऊपर खंबेदार छतरी है, प्रत्येक कोने में इसकी निर्मित हुई है, स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं। शेरशाह के पश्चात जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अराजकता का दौर शुरू हुआ। देखिए ये सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स है सासाराम टॉम की। इसमें हिंदू ईरानी स्टाइल का एक समन्वय हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जैसा मैं बता रही थी कि शेरशाह सूरी के पश्चात अ, अराजकता का माहौल रहा और जब हुमायूँ फिर से लौटे तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उनकी मौत हो गई। उसके बाद में जो मुगल शासनकाल का दौर शुरू होता है, उसमें सबसे बड़ा और मुगल स्थापत्य का जो नवाचार हम देख पाते हैं तो वो नाम है सम्राट अकबर। तो सम्राट अकबर का कार्यकाल यहाँ पे शुरू हो जाता है। सम्राट अकबर के काल के बाद में जो स्थापत्य निर्माण हुआ, उसके ऊपर हिंदू स्थापत्य शैली का विशेष प्रभाव हम देख पाते हैं। यहाँ पे जो अ, एलिफेंट शेप कॉलम हम देख पा रहे हैं, तो ये लाहौर के किले के भीतर अकबर द्वारा निर्मित जो लाहौर का किला है, उसके भीतर हिंदू शैली से निर्मित ये कॉलम हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे सुंदर हाथियों के शिल्पों से नक्काशी इस कॉलम में की गई है। तो मुगल आर्किटेक्चर का ये नवाचार का दौर था, समन्वय का दौर था। स्थापत्य कला को राष्ट्रीय शैली में विकसित करने का ये दौर था। तो अकबर के काल के पश्चात मुगल शैली का जो विकास है वो हमें ज़्यादा जैसा कि हम कह सकते हैं कि उस मुगल शैली का विकास हमें ज़्यादा स्पीड से होते हुए दिखाई देता है। तो अकबर काल की वास्तुकलाओं का डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। तो ये हम देख पा रहे हैं हुमायूँ की डोम है। हुमायूँ का मकबरा हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो दिल्ली में स्थित है हुमायूँ का मकबरा। तो हुमायूँ का मकबरा जो निर्माण किया गया है, वो सम्राट अकबर के कार्यकाल में इसकी निर्मिति हुई है। हुमायूँ का मकबरा जो है, तो सम्राट अकबर ने बनवाया है। लेकिन अ, ये जो मकबरा है, ये मकबरा हुमायूँ की पत्नी हाजी बेगम की देखरेख में बनाया गया है। हुमायूँ की पत्नी और अकबर की माँ हाजी बेगम की देख-रेख में ये जो मकबरा है, ये बनाया गया है। हम देख पा रहे हैं सबसे जो शुरुआत में जो डोम हमें दिखाई दे रहा है, तो ये मकबरा अ, पहले दोहरे गुंबद वाला मकबरा है। भारत में मुगल काल में निर्मित पहले दोहरे गुंबद वाला ये मकबरा है, हुमायूँ का मकबरा और 4 बाग पद्धति से मकबरे के चारों ओर एक एक बाग की रचना की गई है। मकबरे के चारों ओर मानव निर्मित ज्यामितीय चतुर्भुज आकार का उद्यान है और उसके भीतर हुमायूं का ये मकबरा स्थित है। ये मकबरा जो है वो लाल पत्थर और सफेद संगमरमर की नक्काशी करके बनाया गया है। नीचे इसके नीचे आप देख पा रहे हैं जो मेहराबें बनी हैं वो बराबर एक साइज की बनी है। उसका शेप और उसकी ऊंचाई अगर हम देखें तो बराबर नाप-तोल से बनी हुई मेहराबें हैं। तो अम, ये हुमायूँ के मकबरा जो है इसकी 2 विशेषता है। दोहरा गुंबद से बना पहला मकबरा ये जो गुंबद है वो संगमरमर से बना है और इसकी नींव जो है जो लाल पत्थर से बनी है और इसकी दूसरी विशेषता जैसा कि मैंने बताया कि नीचे जो मेहराबें बनी है वो एक समान नाप-तोल से बनी है। तो ये जो मकबरा है ये अकबर के काल में निर्मित पहली सुंदर इमारत है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अकबर के दौरान निर्मित कुछ किलों के बारे में।
तो देखिए अकबर के काल में किलों का निर्माण हुआ, मकबरे का निर्माण हुआ और हम आगे देखेंगे कि फतेहपुर सीकरी जैसे नगर की स्थापना भी अकबर के काल में हुई है। तो किलों के अंदर रेसिडेंशियल एरिया यानी निवासी इमारतों का निर्माण भी अकबर के काल में ही बहुत ज़्यादा प्रमाण में हम देख पाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि मुगल स्थापत्य में जो नवाचार, जो नवदृष्टि है, वो अकबर के काल से हमें ज़्यादा दिखाई देती है। तो अकबर के काल में जो किले निर्मित हुए हैं, उसमें प्रमुख है अजमेर का किला, अटक का किला और इलाहाबाद का किला। पहले हम अजमेर के किले की बात करेंगे, तो ये राजस्थान में निर्मित है अजमेर का किला, जो अकबर ने बनवाया है और राजस्थान में निर्मित एकमात्र किला है अकबर द्वारा बनवाया गया, जिसे आज मैगजीन किले के नाम से भी हम जानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि अकबर जब शेख सलीम चिश्ती के दरगाह पे जाते थे, तो उन्हें सम्मान देने के लिए ये किला राजस्थान में उन्होंने बनवाया और यही वो मुकाम भी किया करते थे। आगे जहांगीर के बारे में भी ये पढ़ने को मिलता है कि जब अजमेर आते थे जहांगीर, तो यहाँ रुकते थे, तो इसलिए इस किले का जो दरवाजा है, वो जहांगीर दरवाजा भी कहलाता है। अटक का किला जो है पाकिस्तान में और इलाहाबाद का जो किला है वो आज नष्टप्राय अवस्था में ये किले हमें दिखाई देते हैं। इलाहाबाद का जो किला है वो गंगा यमुना के संगम संगम पर है और इसका अधिकांश जो भाग है वो आज नष्टप्राय हो चुका है। लेकिन इस किले की एक विशेषता ये बताना चाहूँगी कि इसके भीतर कोष्ठकों का प्रयोग किया गया है और प्रत्येक कोने में 4 स्तंभों का भी निर्माण किया गया है। अकबर के काल के किलों की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम आगरा किले की बात करेंगे और लाहौर किले की। आगरा किला और लाहौर किला, ये जो दोनों किले हैं, तो ये दोनों किले अकबर ने एक साथ ही बनाने शुरू कर दिए थे। तो तकरीबन 1565 से लेकर तो 1573 तक ये दोनों किलों का निर्माण हुआ है। लाहौर का जो किला है जिसके भीतर के स्तंभों की छवि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। तो लाहौर के किले के भीतर हाथी, शेर मोर ऐसे ज़्यादा घनी डिज़ाइनों से निर्मित और अलंकृत स्तंभ हैं। तो ऐसा माना जाता है कि लाहौर का जो किला है उसके ऊपर हिंदू स्थापत्य शैली का प्रभाव ये ज़्यादा गिरा है। आगरा और लाहौर ये दोनों के किले की जो डिजाइन है वो कासिम खां द्वारा निर्मित है। अकबर के आदेश के ऊपर ये दोनों किलों की निर्मिती हुई है। तो आगरे के किले की बात हम यहाँ पे करेंगे क्योंकि आगरा जो किला है ये मुगल कालीन स्थापत्य का एक मजबूत किला माना जाता है। आगरे का लाल किला अकबर ने अपने साम्राज्य में इस किले नुमा इमारत के भीतर अपने कई निवास स्थान बनाए थे और ये सभी निवास स्थान लाल पत्थरों से बने थे। आप देख पा रहे हैं कि इस किले के बाहर 2 दरवाजे हैं। जो पूरब की तरफ का दरवाजा है, उसे अमर सिंह दरवाजा कहते हैं और पश्चिमी जो दरवाजा है, उसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है और पश्चिमी जो दरवाजा है, उसके दोनों तरफ हाथी बने हुए हैं, तो इसलिए इसे हाथी दरवाजा भी कहते हैं। यहाँ पे आईने अकबरी में अबुल फजल का एक कोट है कि इस किले के भीतर तकरीबन 500 इमारतें बनी थी। शाहजहां ने इसमें से कुछ इमारतें गिराकर संगमरमर की बना दी और ये संगमरमर जो है वो मकराना से मंगाया जाता है, जो हम थोड़ी देर बाद देखने वाले हैं। अब हम इसके भीतर अकबर द्वारा निर्मित कुछ इमारतों की बात करेंगे। तो अकबर ने अकबरी महल बनाया है आगरा किले के भीतर जो बंगाली जिस बूझ के आधार पर बने हैं। भारतीय शैली इसमें साफ दिखाई देती है। जहांगीरी महल है, ग्वालियर के महल की प्रतिकृति हमें लगती है। बहुत ज़्यादा प्रभाव इस जहांगीरी महल में हमें भारतीय शैली का दिखाई देता है। जैसा कि मैंने लाहौर किले के बारे में भी आपको बताया कि हाथी है, शेर है
और मोर की प्रतिमाओं का अलंकरण जो है वो हमें आगरा के किले में भी दिखाई देता है। इस किले में निर्मित इमारतों की जो शैली है, उस शैली पर हम ऐसा कहेंगे कि बंगाल और गुजरात की शैली का प्रभाव हमें दिखाई देता है। तो भारतीय शैली का प्रभाव हमें आगरा किले की इमारतों पे यहाँ पे दिखाई देता है। इसके बाद में हम बात करेंगे फ़तेहपुर सीकरी की। फ़तेहपुर सीकरी ऐसा माना जाता है कि अकबर ने शेख सलीम चिश्ती की प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना से, उनके आशीर्वाद से अकबर के जो पुत्र हुए सलीम और मतलब जहांगीर और मुराद, दोनों का जन्म फ़तेहपुर सीकरी में हुआ और शेख सलीम चिश्ती को सम्मान देने के लिए अकबर ने ये फ़तेहपुर सीकरी जैसा एक सुंदर नगर यहाँ पे बसाया है। अकबर द्वारा बाद में राजधानी के तौर पर फ़तेहपुर सीकरी इस्तेमाल की गई। 1585 के बाद में अकबर का उसकी ओर से ध्यान हटा और प्राकृतिक साधनों के अभाव में, जैसे कि कहा जाता है कि जल जैसे प्राकृतिक साधनों के अभाव में बाद में फ़तेहपुर सीकरी अकबर के उत्तराधिकारियों ने अ अ अकबर के उत्तराधिकारी जो थे वो फ़तेहपुर सीकरी की ओर आकृष्ट ना हो सके। तो फ़तेहपुर सीकरी की जो योजना बनाई है सुंदर ऐसा फ़ोटो इमेज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं फ़तेहपुर सीकरी की। तो बहाउद्दीन ने ये योजना बनाई थी। तो इसके भीतर जो इमारतें हैं उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी। फ़तेहपुर सीकरी की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। ये जो सिटी है, ये जो नगर है, इसके भीतर जो पहली इमारत हम देख पा रहे हैं वो है दीवाने आम। अब ये दीवाने आम क्या है तो इसके बारे में मैं अभी आपको पहले ही बता देती हूँ क्योंकि इसके बाद में शाहजहां के काल में भी हम दीवाने आम और लगभग मुगल कालीन सभी किलों के भीतर हम दीवाने आम इस इमारत का उल्लेख हमें बार-बार पढ़ने को मिलता है। तो दीवाने आम क्या है तो बादशाह इसके भीतर अ, एक बैठा था, आयताकार चौकोनी प्रांगण है और न्यायदान का कार्य करने करने के लिए इमारत का इस्तेमाल बादशाह किया करते थे। तो इसका निर्माण जो है दीवाने आम का ये उसी कुर्सी पर हुआ है, दीवाने आम। इसके बाद में है दीवाने खास। तो दीवाने खास की कुछ खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। ये दीवाने खास जो है ये भवन लाल पत्थरों से निर्मित है, पूर्ण रूप से लाल पत्थरों से निर्मित है और इसके भीतर भी हम भारतीय शैली से अलंकृत खंभों से निर्मित जालीदार नक्काशी हम यहाँ पे देख पाते हैं। इसके बाद में इसी आगरा के किले के भीतर अकबर ने खास महल बनाया, जो कि उसका शयनागार या खास गुफ्तगू मैडम करने आपकी का आवाज़ नहीं आ रही है। ओके, 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 इट्स ओके। आ रही है अभी? हेलो? 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 हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? हेलो?
तो यहाँ पे फतेहपुर सीकरी के भीतर की इमारतों की बात हो रही है। फतेहपुर सीकरी इस नगर के भीतर जो निवास बने हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। देखिए यहाँ पे ये है एंट्रेंस टू क्वीन पैलेस, किंग्स गेट और मरियम उज जमानी का हाउस है। इसके भीतर बहुत ही सुंदर ऐसी इमारतें बनी है, जैसा कि जोधाबाई का महल बना है। जोधाबाई का महल की जो विशेषता है वो है कि ये सबसे बड़ा और प्राचीन महल है, फतेहपुर सीकरी में निर्मित सबसे बड़ा और प्राचीन महल है। और गुजराती कारागिरों का जो प्रभाव है वो जोधाबाई के महल पे हमें पड़ा हुआ दिखाई देता है। इसके बाद में तुर्की सुल्ताना बेगम का महल है। ये जो कोठी है तुर्की सुल्ताना बेगम की, बहुत ही सुंदर ऐसी कोठी है। इसकी भीतरी जो दीवार है उसके ऊपर पेड़ पौधों पशु पक्षियों की आकृति से उसे सुसज्जित किया गया है। तो पर्सी ब्राउन ऐसा कहते हैं कि मुगल कालीन स्थापत्य का रत्न जो है वो ये तुर्की सुल्ताना का महल है। सुंदर लघु आकार की इमारत तुर्की सुल्ताना का महल। इसके बाद में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है बीरबल का महल। बीरबल का महल, बीरबल का महल जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे बीरबल, 2 मंजिला इमारत है। इसकी दूसरी मंजिल जो है पिरामिड की जैसी छतों की योजना इसके दूसरे मंजिल पर है। और इसके बाजू में जो वास्तु हम देख पा रहे हैं वो है पंचमहल। पंचमहल फतेहपुर सीकरी में निर्मित पंचमहल। तो पंचमहली इमारत है, ये पिरामिडीय आकृति है पंचमहल की, बौद्ध शैली में बना है। प्रत्येक इसकी जो मंजिल है वो क्रमशः छोटी होती हमें दिखाई देती है। एक मंजिल से दूसरे मंजिल में जाने के लिए यहाँ पे भीतर सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। तो पंचमहल ये बौद्ध शैली हिंदू शैली का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। इसके बाद में हम देखेंगे अकबर द्वारा निर्मित यहाँ पे शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। शेख सलीम चिश्ती की स्मृति में फतेहपुर सीकरी में अकबर ने उनका मकबरा का निर्माण किया। और इसका ये जो मकबरा निर्मित है ये जामा मस्जिद के प्रांगण में इसका निर्माण हुआ है। और लाल पत्थर से ये मकबरा बना हुआ था। और इसका जो गुंबद था वो सफेद प्लास्टर से निर्मित था, लेकिन बाद में जहांगीर के शासनकाल में इस मकबरे को मरमर की जालियां लगाई गई और संगमरमर से सुशोभित कर दिया गया। इसके बाजू में जो इमेज दिखाई दे रही है वो है जामा मस्जिद। जामा मस्जिद को फतेहपुर सीकरी का गौरव माना जाता है। ऐसे कहा जाता है कि फतेहपुर सीकरी का गौरव है जामा मस्जिद। तो इस जामा मस्जिद के दक्षिण में बुलंद दरवाजा स्थापित है। मध्य में शेख सलीम चिश्ती का मकबरा है और उत्तर में इस्लाम खां का मकबरा है। इस मस्जिद के ऊपर 3 गुंबद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस मस्जिद के भीतरी भाग में जो खुदाई और जो पच्चीकारी का जो काम किया गया है, जो रंगाई कार्यों में अद्वितीय सुंदरता जो दिखाई देती है, उसके ऊपर भी हिंदू शैली का प्रभाव स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। अब हम बात करेंगे बुलंद दरवाजा और द डोर ऑफ विक्ट्री की। तो ऐसा माना जाता है कि गुजरात विजय के उपलक्ष्य में सम्राट अकबर ने इसका निर्माण कराया था। और इस बुलंद दरवाजा की विशेषता ये है कि ये भारत का सबसे वैभवशाली तथा सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 176 फीट है, 176 फीट ऊंचा है। और विजय स्तंभ और मस्जिद द्वार का उद्देश्य इसके संयोग से ये इमारत यहाँ पे बनी है। लाल बलुआ पत्थर के साथ में संगमरमर का प्रयोग किया गया है। और अर्धगुंबदीय शैली और चाप स्कंद शैली में निर्मित ये बुलंद दरवाजा
हिंदू ईरानी शैली का एक सुंदर सम्मिश्रण जिसे हम यहाँ पे कहेंगे। अकबर के द्वारा इसी फतेहपुर सीकरी के भीतर हमें और भी कुछ इमारतें दिखाई देती हैं। जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अनूप तालाब है, हिरन मिरान मीनार है और इसके साथ ही देश-विदेश के जो व्यापारी और मंत्रियों के ठहरने के लिए सराय का निर्माण भी फतेहपुर सीकरी के भीतर अकबर द्वारा किया गया था। इसके बाद में बात आती है जहांगीर के काल की। तो जहांगीर जो है जहांगीर की अभिरुचि वास्तुकला की अपेक्षा चित्रकला में ज़्यादातर दिखाई देती है और जहांगीर ने बहुत से चित्रकारों को प्रोत्साहित किया है चित्र निकालने के लिए और उन्हें राजाश्रय भी दिया है। तो जहांगीर के काल में जो इमारतें बनी हैं, उनकी संख्या अगर हम देखें तो कम है लेकिन शाहजहां और अकबर के काल के स्थापत्यों को जोड़ने वाली कड़ी इस दृष्टिकोण से हम जहांगीर काल की वास्तुकला का अभ्यास यहाँ पे करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो इमारत है जहांगीर के काल की वो है अकबर का मकबरा। अकबर का मकबरा जो कि सिकंदरा में है। सिकंदरा ये आगरा से तकरीबन 5 मील की दूरी पर है। सिकंदर लोदी द्वारा बनाया गया सिकंदरा ये स्थान, यहाँ पे अकबर का मकबरा है। सुंदर ऐसी डिजाइन, इसकी जो डिजाइन है ये अकबर ने स्वयं रची थी। स्वयं अकबर द्वारा इसकी डिजाइन रची गई है और मुगल काल का जैसा अभी मैंने आपको हुमायूं का मकबरा दिखाया तो दोहरे गुंबद वाली पहली इमारत थी हुमायूं का मकबरा। लेकिन अकबर का अगर मकबरा ये आप अगर देखेंगे तो गुंबद विहीन मकबरा ये है। तो मुगल काल का ये पहला मकबरा ऐसा है जो गुंबद विहीन मकबरा है, लेकिन इसके चारों ओर चारों कोनों पर संगमरमर की 4 मीनारें बनी हैं। ये 5 मंजिला मीनारें हैं, तो पिरामिडीय आकृति में बुद्ध शैली में निर्मित ये मकबरा है। सबसे नीचे की जो मंजिल है, उसके ऊपर अकबर का मकबरा है। तो इस तरह अकबर का मकबरा जो है, जो जहांगीर के काल में निर्मित सबसे सुंदर और पहली इमारत यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे नूरजहां के काल की। तो ये जो मकबरा यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये है नूरजहां के पिता एतमादुल्ला का मकबरा। ये जो मकबरा है जो मुगल सम्राज्ञी है नूरजहां, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुगल के शासनकाल में नूरजहां का अपना एक अलग इतिहास है। तो नूरजहां ने भी यहाँ पे अपने पिता के स्मृति में एक जो मकबरा बनवाया है वो इत्माद उल दुल्ला का मकबरा कहकर फेमस है। पिलर ऑफ द स्टेट माने जाते थे मिर्जा घियास बेग, जो कि नूरजहां के पिता हैं। तो ये मुगल काल में निर्मित पूर्ण संगमरमर से बनाया गया ये पहला मकबरा है। आप देख पा रहे हैं इस मकबरे को। अ, ये जो मकबरा है एतमादुद्दौला का मकबरा, इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अकबरकालीन स्थापत्य और शाहजहां के काल के स्थापत्य के बीच की कड़ी ये एतमादुद्दौला का मकबरा है। इस इमारत को बेल-गुटियों से और जालियों से सजाया गया है। हिंदू शैली हमें यहाँ पे दिखाई देती है और इसकी एक खासियत ये है कि इसके भीतर इसका जो भीतरी भाग है वो पित्राधुरा शैली से अलंकृत किया गया है। पित्राधुरा शैली से नक्काशी इसके भीतर की गई है। बहुत से बहुमूल्य पत्थर जैसे लेपिस है, जेस्पर है, टोपस है, आदि का प्रयोग किया गया है इसके भीतर। तो ऐसा महसूस होता है कि हीरे जवाहरात जैसी नक्काशी इसके भीतर की गई है। तो पित्राधुरा शैली मुगल काल में पहली बार इस एतमादुद्दौला के मकबरे में इस्तेमाल की गई है। तो पित्राधुरा शैली से निर्मित मुगल कालीन पहला मकबरा ये इत्मादुद्दौला का मकबरा ये प्रसिद्ध है।
बहुत ही सुंदर वास्तुकला का समन्वय यहाँ पे हम देख पा रहे हैं। इस ये देखिए इसके बाद में कि जो इमारत है जहांगीर के काल में निर्मित, वो है जहांगीर का खुद का मकबरा। लाहौर में शाहदरा रावी नदी के तट पर ये मकबरा यहाँ पे बनवाया गया है, जहांगीर के काल का। इसके भीतर भी जो प्रभाव हम देख पा रहे हैं, सुंदर नक्काशी इसके भीतर की गई है। अ, इसके चारों कोनों पे 4 सुंदर मीनारें यहाँ पे बनाई गई है और नीचे एक जैसे आकार की मेहराबें बनाई गई है। इसके बाद में जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, जो अकबर के काल में बनाया गया है, उसके ऊपर जहांगीर के काल में संगमरमर की जालियाँ भी बैठाई गई हैं। इसके बाद में दौर शुरू होता है गोल्डन एज ऑफ द मुगल कालीन स्थापत्य का स्वर्ण युग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शाहजहां के काल की। तो शाहजहां का जो काल है, शाहजहां के काल में मकराना से संगमरमर भारी मात्रा में मंगाया जाता था, लाया जाता था और उससे इमारतें निर्मित हुई हैं। तो शाहजहां के काल में जो इमारतें बनी हैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आगरा के किले के भीतर शाहजहां ने जो इमारतें बनाई हैं, वो उसकी कुछ इमेजेस हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसा हम डिस्कस कर चुके हैं, आगरा का जो किला है वो सम्राट अकबर द्वारा निर्मित है, लेकिन उसके भीतर की जो इमारतें बनी हैं, वो इमारतें उसमें से कुछ इमारतें शाहजहां द्वारा संगमरमर से बनाई गई हैं। तो इसके अंदर शाहजहां ने जो इमारत बनाई है, पूर्ण रूपेण म्हणजे पूर्ण रूप से मुगल काल में पहली बार पूर्ण रूप से संगमरमर का इस्तेमाल किया गया दीवाने आम में। ये हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस दीवाने आम में संगमरमर से निर्मित है। इसके बाद में दीवाने खास यहाँ पे गुप्त मंत्रणाएँ की जाती थी। और इसके बाद में हम देख पा रहे हैं आगरा के किले के भीतर शाहजहां द्वारा निर्मित महल है, जिसमें खास महल और शीश महल, ये दोनों महल बहुत प्रसिद्ध है। शीश महल नाम से ही पता चलता है कि इसके भीतर आईने लगे हैं, काँच लगे हैं, बहुत ही सुंदर नक्काशी इसके अंदर शीश से, काँच से की गई है। और खास महल जो है वो अकबर के द्वारा निर्मित आगरा के किले के भीतर शाहजहां द्वारा बनवाया गया एक बहुत ही खास सुंदर ऐसा महल है। इसके बाद में इसी आगरा किले के भीतर अंगूरी बाग बनाई गई है और मच्छी भवन भी बनवाया गया है, क्योंकि मुगल ये बागों के शौकीन थे। इसके बाद में हम देख पा रहे हैं आगरा किले के भीतर निर्मित एक मस्जिद, जो भारत की, हिंदुस्तान की एक लार्जेस्ट मस्जिद मानी जाती है। जहानारा बेगम साहिबा ने ये मस्जिद बनाई है। शाहजहां के काल में इस मस्जिद का निर्माण हुआ है। भव्य ऐसी ये मस्जिद हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। के बाद में इसी अ, आगरा के किले के भीतर शाहजहां ने और 2 मस्जिद का निर्माण किया। मोतियों जैसी सुंदर मोती मस्जिद, पर्ल मॉस्क्यू और नगीना मस्जिद। नाम से ही और तस्वीरों से हम इसके सौंदर्य का आनंद यहाँ पे ले सकते हैं कि मोती मस्जिद, मोतियों जैसी शुभ्र और सुंदर नगीना मस्जिद, यानी ऐसा लगता है कि एक-एक नगीना चुन के पत्थरों का नगीना चुन के इस किले के भीतर बैठाया गया हो। इसके बाद में शाहजहां ने इसी किले के भीतर मुसम्मन बुर्ज का निर्माण किया। मुसम्मन बुर्ज, तो ऐसा कहा जाता है कि अंतिम समय में इस बुर्ज के ऊपर बैठकर शाहजहां जो है वो ताज को निहारा करते थे। इस चित्र में हम देख पा रहे हैं मुसम्मर बुर्ज जो है उसके सामने हम ताजमहल को देख पा रहे हैं। तो इस तरह यहाँ पे हम बात कर रहे थे शाहजहां के काल में आगरा किले के भीतर निर्मित इमारतों की। शाहजहां के काल में आगरा किले के भीतर निर्मित इमारतों की। अब हम बात करते हैं ताजमहल की।
जी हाँ, विश्व धरोहर और पूरी दुनिया में भारत की सर्वोत्तम धरोहर के तौर पर जिस इमारत की तुलना की जाती है और विश्व धरोहर की सूची में है और 7 आश्चर्यों में से एक जिसे माना जाता है। अ, हम सभी जैसा कि जानते हैं आगरा में यमुना नदी के राइट साइड में मुमताज का ये मकबरा, ऐसा कहा जाता है कि तकरीबन 22 साल इस ताजमहल को बनाने के लिए लगे। तो इसके भीतर भी शाहजहां के काल में संगमरमर से सुंदर ऐसी नक्काशी इसके भीतर मेहराबों और मीनारों पर की गई है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं और अब ये है ताजमहल का गुंबद। तो अभी जैसा कि हमने हुमायूं के मकबरे का जो गुंबद देखा दोहरा गुंबद, उसके बाद में अकबर का मकबरा देखा, गुंबद विहीन मकबरा। तो ताजमहल का ये जो गुंबद है, ये कंदाकार है, कंदाकार गुंबद है। तो हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पुरोगामी कहा जाता है। ताजमहल का जो निर्माण है उसके निर्माण करने वाले जो वास्तुकार हैं, उसमें उस्ताद ईसा खां और उस्ताद अहमद लाहोरी का नाम विशेष तौर पर लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शाहजहां ने उस्ताद अहमद लाहोरी को नादिर उल असरार की उपाधि दी है। तो ताज के बारे में एक साइटेशन है कि द ज्वेल ऑफ मुस्लिम आर्ट इन इंडिया एंड वन ऑफ द यूनिवर्सली एडमायर्ड मास्टरपीसेस ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज। तो 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। तो इस तरह ताजमहल जो है वो मुगल कालीन स्थापत्य के स्वर्ण युग में बनी निर्मित हुई एक बहुत ही भव्य और सुंदर दिव्य संगमरमर से बनी इमारत है। इसके बाद में हम बात करेंगे शाहजहां द्वारा निर्मित लाल किले की। लाल किला दिल्ली में है और हम सभी जानते हैं कि लाल किले का जो महत्व है भारतीय इतिहास में और वर्तमान में भी इसका जो महत्व है वो क्या है। जैसा हम सभी जानते हैं कि शाहजहां ने दिल्ली नगर में शाहजहानाबाद बसवाया 1638 और 48 के बीच और जो राजधानी थी आगरा, वहाँ से मुगल की जो राजधानी है वो अब शिफ्ट हो चुकी है दिल्ली में और दिल्ली ये अब मुगलों की राजधानी है। तो इस किले के जो वास्तुकार हैं रेड फोर्ट के वो है हमीद अहमद। हमीद अहमद द्वारा इसकी जो वास्तु जो है वो रची गई। इसके बाद में रेड फोर्ट जो है इस किले को किला-ए मुबारक कहकर भी बुलाया जाता था, किला-ए मुबारक। इसके भीतर कुछ इमारतें शाहजहां ने बनवाई हैं, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, हर किले के भीतर दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम और दीवाने खास ये जो 2 इमारतें हैं, ये न्यायदान करने की और खास गुफ्तगू करने की इमारतें हैं। तो दीवाने आम ये जो इमारत है, तो शाहजहां का जो मयूर सिंहासन है जो बेबादल खान जिसके जो बेबादल खान जो है, जो मयूर सिंहासन के वास्तुकार थे, वो इस दीवाने आम में रखा गया था और दीवाने खास जो है दीवाने खास की एक और तस्वीर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी। देखिए दीवाने खास दिल्ली के लाल किला के भीतर इसका इनर व्यू हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दीवाने खास के अंदर जो है बहुत ही सुंदर सोने चांदी से सुशोभित ये दीवाने खास की इमारत है। पूर्ण रूप से संगमरमर से बाहरी तौर से बनी है और अंदर जो है सोने चांदी से सुशोभित ये इमारत है, दीवाने आम और दीवाने खास। उसके बाद में शाहजहां ने इस दिल्ली के लाल किला में कुछ महल भी बनवाए हैं जैसे हीरा महल है उसके बाद में मुमताज महल है, मोती महल है और रंग महल है। इस तरह के महल शाहजहां ने यहाँ पे बनवाए हैं। इसके साथ है भी मैं एक बात और कहना चाहूँगी देखिए हम यहाँ पे देख पा रहे हैं सम बिल्डिंग्स इन रेड फोर्ट लाइक मोती मस्जिद है, दीवाने खास है, खास महल है और रंग महल है और ये जो रंग महल है, ये रंग महल से शाहजहां के बुर्ज तक
एक नहर बहिस्त बनवाई गई थी। शाहपुर से रंगमहल की ओर ये नहर आती थी और इसके बीच में सुंदर फव्वारा था जिसका उल्लेख हम इस दौर के इतिहास में पाते हैं। शाहजहां का जो काल है उसी काल में लाहौर के किले के भीतर भी कुछ इमारतें बनाई गई हैं। उसके पहले हम देखेंगे ये जामा मस्जिद। तो ये जो जामा मस्जिद है इसका निर्माण शाहजहां के काल में ही हुआ है, लेकिन ये जामा मस्जिद दिल्ली के लाल किले से थोड़ी दूरी पर स्थित है। दिल्ली के लाल किले के पास में दिल्ली की जामा मस्जिद ये शाहजहां ने बनवाई है। विशाल द्वार और बड़ी-बड़ी मीनारें और इसके जो गुंबद है, उसके लिए ये दिल्ली की जामा मस्जिद बहुत ही फेमस है, जो शाहजहां ने लाल किले के पास बनवाई थी। ये जो तस्वीरें हैं हम देख पा रहे हैं, शीश महल और नौलखा महल की है। तो जैसा मैं बता चुकी हूँ कि अकबर के काल में जो किलों की निर्मित हुई, उसमें से एक प्रमुख किला लाहौर का किला भी रहा है और इस लाहौर के किले के भीतर शाहजहां के काल के महल जो है वो हमें दिखाई देते हैं। शीश महल और नौलखा महल, ये दोनों महल जो हैं और इसके साथ ही दीवाने आम, ये इमारतें जो हैं वो शाहजहां के काल में बनवाई गई है। लाहौर का किला अकबर के काल में बनवाया गया है और इसके अंदर की भीतरी इमारतें जो हैं वो शाहजहां के काल में बनवाई गई है। अब अंत में बारी आती है औरंगजेब के काल की। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं द लास्ट ऑफ द मुगल आर्किटेक्ट ऑफ औरंगजेब, उनके काल में भी कुछ मस्जिदें बनी हैं और एक पूरे भारत में विख्यात ऐसा मकबरा भी बना है, तो उसकी जानकारी हम देखेंगे। देखिए हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये है बीबी का मकबरा, जिसे दक्खन का ताज कहा जाता है या मिनी ताज कहा जाता है बीबी का मकबरा। ये औरंगाबाद में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है और इस बीबी के मकबरा की जो निर्मित है वो औरंगजेब के काल में की गई है। औरंगजेब ने अपनी जो बीवी है बेगम रबिया दुरानी, उसकी स्मृति में उसका मकबरा इस इमारत के भीतर बनाया है। तो इसे ताज की नकल भी कहा जाता है, ताज की नकल। तो औरंगजेब के काल में निर्मित सबसे सुंदर इमारत अगर कोई है तो वो है बीबी का मकबरा। वैसे हम बाबर के काल से मुगलों के स्थापत्य की चर्चा यहाँ पे करते आ रहे हैं, तो हम जब औरंगजेब के दौर में पहुँचे हैं, तो हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे अब मुगलकालीन उत्तर वास्तुकला जो है वो धीरे-धीरे अपने उत्तर काल की तरफ जाते हुए हम दिखाई दे रही है। तो औरंगजेब का काल का ये है बीबी का मकबरा। इसके बाद में ये 2 इमारतें यहाँ पे और मैं बताना चाहूँगी आपको। पहली जो इमारत हम देख रहे हैं वो है मोती मस्जिद, मोती मस्जिद। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिल्ली के लाल किले की जानकारी दी और दिल्ली के लाल किले के भीतर जो इमारतें बनी हैं, वो सभी इमारतें शाहजहां के काल में निर्मित है। लेकिन इसी दिल्ली के लाल किले के भीतर ये जो मोती मस्जिद बनी है, मोतियों सी सुंदर मस्जिद जो बनी है, वो औरंगजेब के काल में बनी है और इसकी विशेषता ये है कि ये पूर्ण रूप से संगमरमर से निर्मित मस्जिद है औरंगजेब के काल की। और इसके बाद में लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है, उसका निर्माण भी औरंगजेब के काल में है। विशाल ये बादशाही मस्जिद अपने गुंबदों के और इमारतों के कारण और सबसे महत्वपूर्ण तो नाम के कारण प्रसिद्ध है बादशाही मस्जिद, बादशाह, बादशाही मस्जिद। तो इसी मस्जिद के नाम पर से हम औरंगजेब का वास्तुकला के प्रति जो रुझान है, उसकी जानकारी हम यहाँ पे ले पाते हैं। तो इस तरह हमने बाबर से लेकर औरंगजेब के काल तक की वास्तुकला यहाँ पे देखी। अब हम चलेंगे मुगल गार्डन की ओर।
तो अभी ये जो मुगल गार्डन्स हैं, मुगल काल में जो उद्यान निर्मित हुए हैं, तो ये 4 बाग शैली पर, पर्शियन शैली पर आधारित गार्डन है जो मुगल काल में निर्मित हुए हैं। तो हम यहाँ पे देखेंगे कुछ इमेज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी। पहला तो हम पहले भी हम इस पर बात कर चुके हैं कि आराम बाग जो है बाबर द्वारा निर्मित है आगरा में, और इसी आराम बाग में जो मस्जिद है उसके सामने बाबर को मृत्यु उपरांत दफनाया गया था। उसके बाद में है लाहौर की दिलकुशा बाग। अ, जब अब हम जहांगीर के मकबरे की बात कर रहे थे, तब हमने ये इमेज देखी थी। देखिए दिलकुशा बाग के भीतर जहांगीर का मकबरा स्थित है। तो ये बहुत ही सुंदर बाग है। इसके बाद में जहांगीर जो है वो शाही आदमी थे, एक शाही अ, इंसान के रूप में जहांगीर की गणना की जाती है। तो शालीमार बाग जहांगीर ने बनाई है श्रीनगर में, उत्तर भारत में निर्मित ये बहुत ही सुंदर उद्यान, मुगल कालीन उद्यान। इसके बाद में है शाहजहां ने कश्मीर में, लाहौर में कुछ उद्यान बनाए हैं। देखिए पहले जो इमेज है वो है शाही बाग की, शाहजहां ने कश्मीर में बनवाई है। उसके बाद में शाहजहां ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किया है, और कश्मीर में एक और बाग का निर्माण शाहजहां के काल में हमें दिखाई पड़ता है, और वो है निशात बाग। निशात बाग ये भी शाहजहां द्वारा बनवाई गई है। और अंत में जैसा कि औरंगजेब के बारे में मैंने आपको बताया कि बादशाही मस्जिद, बादशाह औरंगजेब इनके ज़माने में दक्कन का ताज, लाहौर की बादशाही मस्जिद और दिल्ली का लाल किले के भीतर निर्मित मोती मस्जिद। इसके अलावा औरंगजेब के काल में हरियाणा में पिंजौर बाग का निर्माण हुआ, जो बहुत ही सुंदर फव्वारों से सुशोभित मुगल गार्डन है। तो मुगल गार्डन ये मुगल कालीन स्थापत्य में चरम सीमा पर थे, क्योंकि मुगल जो है वो अपने ज़माने में स्थापत्य के साथ फूल, फव्वारों के बहुत ही शौकीन रहे हैं। तो इस प्रकार मैंने पूरी कोशिश की है यहाँ पे मुगल कालीन स्थापत्य की जानकारी आपको देने की। तो मुगल काल का ये जो दौर है हमने देखा कि बाबर के ज़माने से लेकर तो अकबर के दौर से लेकर औरंगज़ेब के दौर तक जो मुगल कालीन इमारतें बनी हैं, उसकी विशेषताएँ हमने आज के इस व्याख्यान में देखी है। तो मैं डॉक्टर बोबड़े जी से यहाँ पे विनंती करना चाहूँगी। धन्यवाद देना चाहूँगी मैं उनको कि उन्होंने मुझे मुगल-कालीन स्थापत्य का एक परिचय करने का अवसर आज के इस व्याख्यान में दिया है। तो सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।